वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएसएससी मैथ के सेट 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। और जो आज का सेशन होगा, चाहे बीएसएससी के जो मैथ का जो सेशन होता हो वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एसएससी का बात करें, चाहे रेलवे का बात करें, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करें, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन को पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो सॉल्यूशन में आपका टाइम बचत होगा। और जो क्वेश्चन लॉन्ग बने आपसे या फिर जो क्वेश्चन नहीं बने उसका हम लोग सॉल्यूशन ईजिली देख सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, टाइम का बचत हो जाएगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन था आज के सेशन का, उसमें बोला गया कि एक व्यक्ति को 10.20 रुपया प्रति किलो और 14.40 रुपये प्रति किलो के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 12.60 रुपये प्रति केजी हो जाए। यानी इसको हम लोग एलिगेशन के नियम से बना लेंगे। यानी फर्स्ट टाइप के जो चावल था उसका जो कीमत है 10.20, सेकेंड टाइप के जो चावल है उसका जो कीमत है 14.40। बोला जा रहा है इस दोनों को हम लोग किस अनुपात में मिलाएं कि उसका जो कीमत हो जाए वो 12.60 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 14.40 में से ये 12.60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.80। और फिर ये 12.60 में से ये 10.20 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.40 आ जाएगा। यानी इस दोनों का जो अनुपात मिलाने का अनुपात होगा वो 1.80 अनुपात 2.40। अगर हम अनुपात में यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दोनों दशमलव को हटा सकते हैं। यानी 180 अनुपात 240। यानी अगर हम देखें इसको, यानी 18:24 कर सकते हैं, क्योंकि 18:24 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। 10 से 10 हटा देते हैं। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये। यानी √32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूना 32। यानी 16 का 4 बाहर निकल जाएगा और 2 का 2 ही रह जाएगा। 16 दूना 32, 16 में से 4 निकल जाएगा और 2 रह जाएगा। फिर ये 48 को क्या लिख सकते हैं, √48 को 16 × 48। यानी 16 का 4 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर में ही रह जाएगा। अब फिर नीचे आते हैं। यानी ये √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूने 8। यानी 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और 2 का 2 अंदर रह जाएगा। 4 दूने 8 लिख सकते हैं ये 8 को, तो ये 4 का 2 निकल जाएगा और ये 2 अंदर में रह जाएगा। जैसे 12 है तो 12 क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। तो ये 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और ये 3 अंदर में ही रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 + √3, 2√3। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे, ऊपर हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2 + √3। अगर हम नीचे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2 + √3। तो ये √2 + √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 4/2 यानी 2। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें √95 यानी रूट अंडर में 9.5 गुने 0.085 डिवाइड बाय 0.0017 गुने 0.19 है। तो यानी इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग पहले दशमलव चेक कर लेंगे। यानी दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है और 3, यानी ऊपर में दशमलव के बाद 4 अंक है, ठीक है। और नीचे में दशमलव के बाद कितना है, 2, 2, 4, 2, 6 अंक है। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दशमलव, क्योंकि ऊपर में 4 ही अंक है। यानी इसका मतलब अब दशमलव हम लोग हटा सकते हैं। यानी 17 से 5 बार में, एक मिनट इसको नीचे लिख देते हैं। जैसे 95 गुने 85 डिवाइड बाय 17 गुने 19 और ऊपर में 100 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 6 अंक है, 4, 2, 6 और ऊपर 4 ही अंक है, तो इसीलिए हमें ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 17 × 5 = 85 और 19 × 5 = 95। यानी ये 2 5 का 1 5 बाहर निकल जाएगा और ये 100 का 10 निकल जाएगा। यानी 5 × 10 = 50। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 नलियाँ ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 4 घंटा में भर सकती है। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितने समय लगेगा। अगर इस तरह के सवाल में किसी को प्रॉब्लम होता है तो यानी चैनल के प्ले लिस्ट में हार्ड क्वेश्चन के सीरीज़ में अल्टरनेट डे पर इस पर एक वीडियो बनाया गया, स्पेशल वीडियो, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे इसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे ए और बी के जो समय का अनुपात है वो 6:4 है। यानी ए अगर 6 घंटा में बढ़ता है तो बी 4 घंटा में बढ़ता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल काम 12 मान लेंगे।
यानी टोटल काम हम कितना मान लेंगे, 12 मान लेंगे। अब एक चीज़ बताइए कि अगर टोटल काम 12 है और ये 6 घंटा में भरता है तो इसका मतलब 1 घंटा में ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 1 घंटा में ये 2 काम करेगा। टोटल काम 12 है, ये 4 घंटा में कंप्लीट करता है, जिसका मतलब 1 घंटा में 3 काम करेगा। 1 घंटा में ये 3 काम करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जैसे उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले खोला जाए। यानी पहला घंटा में अगर हम ए को खोलेंगे 1 घंटा में तो ये 2 काम कर देगा। फिर अगला 1 घंटा में हम बी को खोलेंगे तो ये 3 काम कर देगा। इसका मतलब 2 घंटा में ये 5 काम करेगा। 1 घंटा में ये आएगा तो 2 काम कर देगा, 1 घंटा में ये आएगा तो 3 काम कर देगा, बी आ जाएगा तो 3 काम कर देगा। तो इसका मतलब 2 घंटा में टोटल 5 काम हो जाएगा। फिर अगला 2 घंटा में कितना काम होगा, 5 काम होगा अगला 2 घंटा में। अगला 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा, फिर 5 काम। इसका मतलब अभी तक 4 घंटा में 10 काम हो चुका है, 10 काम। अब शेष कितना काम बचा, शेष बचा 2 काम। शेष काम को फिर अगला दिन आके ए करेगा। अगर शेष काम अगला दिन आके ए करेगा तो ए 1 घंटा में 2 काम करता है, तो यानी 2 काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा। यानी 4 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ, यानी टोटल 5 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर किन्हीं को इस सब सवाल में प्रॉब्लम होता है तो वो हार्ड क्वेश्चन के सीरीज में, यानी चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाके हार्ड क्वेश्चन के सीरीज में इस टाइप का सवाल 5-6 सवाल बताया गया, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो काम जो है, माना कि जो काम है वो x दिन में समाप्त होगा, x दिन में समाप्त होगा। तो ए जो है समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी इसका मतलब ए x-5 दिन तक काम किया। और बी क्या करता है, ए से 2 दिन बाद छोड़ता है, यानी ए जो है x-5 दिन में छोड़ा और इसके 2 दिन बाद बी छोड़ा। तो इसका मतलब बी, इसका मतलब इतना दिन तक काम किया, यानी x-3 दिन तक काम किया। यानी बी कितना दिन तक काम किया, x-3 दिन तक काम किया। और सी काम को अगर नहीं छोड़ा तो इसका मतलब सी x का x दिन तक काम किया, यानी उसके दिन का अनुपात दिन का आ गया। यानी ए x-5 दिन किया, बी x-3 तक किया और सी काम नहीं छोड़ा था, यानी सी x दिन तक काम किया। देखिए ये टोटल काम को 10 दिन में करता है, तो x-5 दिन में कितना भाग कर देगा, x-5/10। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है तो 5 दिन में 5/20 भाग करेगा ना। सेम उसी तरह से ये 10 दिन में टोटल काम करता है, तो x-5 दिन में x-5/10 काम करेगा। फिर बी टोटल काम को 12 दिन में करता है, तो x-3 दिन में x-3/12 भाग कर देगा। और सी अगर टोटल काम को 15 दिन में करता है तो x दिन में x/15 भाग कर देगा। और तीनों काम के भाग को मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा 10 से 3 बार में, यानी 3x-15। और सॉरी यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 10 से 6 बार में यानी 6x-30, 12 से 5 बार में यानी 15x-15, सॉरी 5x-15, ये 5x-15। और 15 से 4 बार में यानी +4x बराबर 1, यानी 6, 5, 11, 4, 15x-45 = 60, यानी 15x बराबर कितना हो जाएगा, 105, यानी x बराबर 7। यानी इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा 7 दिन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतर्गत एक वृत्त बना दिया गया है। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त है और उस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, और इस वृत्त के जो अंतर्गत है इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये जो वृत्त था, ये वृत्त, इसी वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना दिए हैं। इसी वृत्त के अंतर्गत हम लोग क्या किए, एक वर्ग बना दिए। तो क्या जी पूछा है, तदनुसार उक्त त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। यानी ये त्रिभुज का और ये जो वर्ग बना है इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग के भुजा को ए मान लेते हैं। अगर वर्ग का भुजा ए माने, वर्ग का भुजा नहीं, त्रिभुज का भुजा, अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर हम ए माने
तो ये जो सर्कल है वो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त हो जाएगा। तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3, अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3। इसका मतलब इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो a/2√3 हो जाएगा, a/2√3 इस वृत्त का त्रिज्या। अब एक चीज़ बताइए, अब इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, इसका मतलब ये जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण वो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण वो भुजा गुने √2 होता है। यानी भुजा गुने √2 वर्ग का विकर्ण होता है। और वर्ग का विकर्ण अगर भुजा गुने √2 होता है तो वर्ग का विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा, ये वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होगा। अगर वृत्त का त्रिज्या a/2√3, तो अगर हमें व्यास निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, त्रिज्या को 2 से गुना करेंगे तो व्यास आ जाएगा। इसका मतलब जो वर्ग का विकर्ण यानी भुजा गुने √2 यानी वर्ग का जो विकर्ण है कितना आ गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी a/√3 आ जाएगा वर्ग का विकर्ण। यानी इसका वृत्त का व्यास a/√3 आ गया, तो यानी वर्ग का विकर्ण a/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं a/√6, a/√6। अब हमें जब सब कुछ पता चल गया तो हम लोग आराम से त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यानी त्रिभुज का भुजा हम लोग a माने थे तो यानी a का स्क्वायर, अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का भुजा कितना गया था, a/√6, और 1/√6 का स्क्वायर करें तो a²/6, √6 का स्क्वायर करें तो 6, तो a² से a² कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, और ये 3 इधर आएगा तो यानी 3√3 अनुपात ये 2 उधर जाएगा तो 2। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 3√3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या किए, इसको हम लोग बहुत जल्दीबाजी में फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, वर्ग का यानी त्रिभुज का भुजा a माने, त्रिभुज का भुजा a माने तो त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, a/2√3। यानी ये त्रिज्या आ गया a/2√3। अब इस ये वर्ग इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, तो इसका मतलब जो वृत्त का व्यास होगा वो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। अब वृत्त का व्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या को 2 से गुना करेंगे, तो यानी वृत्त का जो व्यास आया a/√3 हो जाएगा वृत्त का व्यास। यानी ये वृत्त का व्यास a/√3 किसके बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण का। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √2। तो यहाँ से हम लोग भुजा निकाली, वर्ग का भुजा कितना आ गया a/√6। अब जब भुजा आ गया तो हम लोग इजीली उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयताकार समांतर षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो 24 सेंटीमीटर है, और उसके विकर्ण का जो लंबाई 15 सेंटीमीटर, उसका समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये आयताकार षष्ठफलक बोले तो ये घनाभ होता है, और घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जो योग है 24 दिया गया। यानी l + b + जो h है वो कितने दिया गया, 24 दिया गया है। और उसके विकर्ण का लंबाई, यानी विकर्ण का लंबाई क्या होता है, √L² + b² + h² जो है वो कितना दिया गया, 15 दिया गया है। अगर हम ये रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी बराबर 225 हो जाएगा, L² b² h²। तो हमें क्या निकालना है, उसके समग्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये निकालना है हमें, ये चीज़, ये मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी ये जो LBH है इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों बगल। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² + 2 × AB + BC + CA। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, अगर a + b + c का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, a² + b² + c² + 2 × AB + BC + CA। यहाँ LBH था तो ABC के बदले में LBH रख दिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है, ये वाला जो मान है हमें निकालना है। और इसका वैल्यू कितना दिया गया, L² b² h² यानी 225 दिया गया। अगर हम 576 में से 225 को माइनस कर देंगे यानी कितना आ जाएगा, 351, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 351, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी इसका जो मान आया 2 × LB + BH + HL वो 351 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
70% और 30% की दो क्रमिक छूट कितनी मात्रा की एकल छूट के बराबर है। यानी दो छूट का एकल छूट क्या होता है, दो छूट का एकल छूट ये तो पता ही होगा सबको, यानी a + b - ab / 100। तो एक वाले मैंने 70 + 30 - 70 × 30 / 100, यानी डबल जीरो कर जाएगा 70 30 100 और -21 यानी 79, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तदनुसार उसे 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने चीज़ों को अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा। यानी इस तरह का सवाल जब भी आए कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो आप लागत मूल्य को 100 मान लीजिएगा। लागत मूल्य को क्या करेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि जो भी अंकित मूल्य आएगा, जैसे मान चले आपके पास अंकित मूल्य 112 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट पता कर लेंगे 12% अधिक अंकित करना है। जैसे अंकित मूल्य अगर 15 आ गया तो हम लोग पता कर लें, 115 आ गया तो अंकित मूल्य अगर 115 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट पता कर लेंगे कि हमें 15% अधिक अंकित करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा CP को 100 मानना चाहिए। अगर हम लागत मूल्य 100 मानेंगे और हम 17% लाभ चाहते हैं, तो मेरा जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 117 होना चाहिए। ठीक है। अब क्या बोला, नगद भुगतान करने पे अंकित मूल्य पे 10% का छूट देंगे। यानी अंकित मूल्य हम कुछ मानेंगे, अंकित मूल्य अगर हम कुछ मानेंगे, अगर हम इस पे 10% का छूट देंगे तो यानी अंकित मूल्य के 90% हम लोग बेचेंगे, और बेचना हमें कितना पे है, 117 पे है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। यानी 9 से कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में, और 13 × 10 यानी अंकित मूल्य जाएगा वो 130 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, 30% ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है और उसे सूचीबद्ध कीमत इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त कर सके। यानी उसका जो क्रय मूल्य है सेम इसी तरीके, इसी पैटर्न पे सवाल है। जैसे हम लोग CP को 100 माने थे, तो उसी तरह से यहाँ पे CP दिया गया है 450। ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य 117 यानी 17% लाभ था तो 117 निकाले थे। वहीं उसी तरह यहाँ भी 20% का लाभ हो रहा है, तो जिसका मतलब जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 450, यानी 20% इसका 90 होता है ना। अगर 90 इसमें हम जोड़ देंगे तो 540 हो जाएगा। यानी 20% अगर हम लाभ निकालेंगे तो 120/100 यानी ये 540 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट सोचिए ना, 450 का 20% 1/5 भाग 90, अगर हम 90 जोड़ेंगे तो 540, यानी इसका जो विक्रय मूल्य आया 540 आ गया। अब क्या बोला है, अंकित मूल्य पे छूट 10% का छूट भी देते हैं ना, तो अंकित मूल्य को हम लोग MP जो है उसको हम लोग X मान लेते हैं। अगर इस पे हम 10% का छूट देते हैं तो 90% बेचते हैं, 90% का शॉर्ट फॉर्म 9/10, और बेच कितना बार है, 540 में बेच रहे हैं। यानी 9 से कितना बार में, 60 बार में, तो जो X आ गया वो 600 आ गया। यानी जो अंकित मूल्य आएगा वो 600। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और वो 42,000 मतों से विजय हुआ। जैसे अगर टोटल मत 100 हैं, ये सवाल सभी हम लोग परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके थे। टोटल मत 100 है तो जीतने वालों को 57 वोट मिला, 57%, तो हारने वाले को तो 43% वोट मिला होगा ना, 43 वोट। तो यहाँ पे 100 में कितना वोट से जीत रहा है, यानी यहाँ पे 14 मत से जीत रहा है, और जबकि वास्तव में 42,000 मत से जीत रहा है। यानी ये 14 का वैल्यू 42,000, तो एक का वैल्यू 3,000। जब एक का वैल्यू 3,000 तो डाले गए टोटल मतों की संख्या, तो डाला गया टोटल मत हम 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 के, यानी 300 के, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके मतलब 3 जीरो और ऐड कर देना है, के मतलब 1000 होता है। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या में 10% कम करने पर वो 30 हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी, 33.1/3। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो संख्या 33.1/3 हो जाएगा। जैसे कोई संख्या x है, अगर हम 10% का कमी किए तो इसका मतलब संख्या 90% बचा, और संख्या बच कितना रहा है, 30 बच रहा है। यानी 30 से 3 बार में कट जाएगा, तो जो x आएगा वो 100/3 यानी 33.1/3। आज नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 108 मीटर 112 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, यानी एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, इसका मतलब विपरीत दिशा में जा रही है।
विपरीत दिशा में, उनमें से एक गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी हमें टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो इसका मतलब दोनों का लंबाई जुट जाएगा, यानी इसका दोनों का लंबाई जुटेगा तो 108 + 112 यानी टोटल लंबाई इतना हो जाएगा, इतना मीटर। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो दोनों का चाल भी जुटेगा, अगर चाल जुटेगा तो 45 + 54 कितना हो जाएगा, 45 + 54। देखिए ये मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में था और आंसर सेकंड में लेने लाना है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे, ये 5/18 से गुना कर देंगे और ये 18 कट के ऊपर चला जाएगा, 18 कट के ऊपर चला जाएगा। ये 18 कट के ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 108 + 112 कितना हो जाएगा, यानी 220 हो जाएगा, गुने 18 बट्टा इस दोनों को जोड़ेंगे तो 99 गुने 5, ये 9 से 11 बार में, 9 से 2 बार में, यानी 11 से 20 बार में और 4 से ये 5 से ये 4 बार में, यानी 8 सेकेंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है और यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके कार्यालय से दूरी कितना होगा। देखिए इस तरह का सवाल रहे और हमें डिस्टेंस निकालना रहे तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे, S1 गुने S2 बट्टा S1 - S2 गुने टाइम। ये फार्मूला हम यूज करके इस सवाल को बना सकते हैं। और टाइम लेते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों बार देरी हो रहा है तो दोनों टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर दोनों बार जल्दी हो रहा है, पहला बार भी जल्दी हो रहा है, दूसरा बार भी सवेरे हो रहा है, तो हम दोनों चाल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी सेम रहने पर हम माइनस कर देंगे। और एक बार देरी हो रहा है और एक बार जल्दी हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे दोनों टाइम को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी फार्मूला पे या ट्रिक पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला बार स्पीड कितना है 5 गुने दूसरा बार स्पीड कितना है 6 और दोनों का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1 गुने। अब टाइम जब हमें लेना है तो देखिए यहाँ पे 6 मिनट देरी है और यहाँ पे 2 मिनट पहले है, यानी एक बार देरी और एक बार जल्दी होता तो हम क्या करते, दोनों टाइम को जोड़ देंगे, यानी टोटल 6 दूनी 8 मिनट हो जाएगा। और हमें घंटा में बदलना है क्योंकि हम ये किलोमीटर प्रति घंटा में लिए थे, तो इसको भी हमें घंटा में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था, ये किलोमीटर पर आवर में था और ये मिनट में है, तो इसको भी हमें आवर में बदलना पड़ेगा, यानी 6 × 5 = 30 से 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, यानी जो दूरी होगा वो 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। XYZ में कुछ धनराशि का वितरित किया गया, यदि X को Y से 25% अधिक राशि मिलती है और Y को Z से 25% कम मिलती हो। देखिए इसको ऑप्शन से भी बना लेंगे, यानी 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अगर X को Y को Z से 25% कम मिल रहा है, Y को Z से 25% कम मिल रहा है, तो यानी 12 का 1/4 कितना होता है, 3 कम मिला है तो 9, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। यानी इसका 1/4 निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका 1/4 निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, ये भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर हम 16 का 1/4 निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 का कमी तो इसका मतलब 12, ये दोनों ऑप्शन अभी पॉसिबल है। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो X है Y से 25% अधिक है, यानी 12 का 1/4 कितना होता है, 3, यानी 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी इसको हम लोग ऑप्शन से ही बना लेंगे, या फिर इस तरीके से बना सकते हैं, XYZ 3 व्यक्ति हैं, XYZ, अगर हम Z को 100 मानेंगे तो Y को 25% कम मिला, यानी 75 मिला, और X को क्या होता है कि Y से 25% ज़्यादा मिलता है, यानी 75 से 25% ज़्यादा मतलब कि 125/100, यानी X को Y से 25% ज़्यादा मिलता है। यानी अगर हम यहाँ से 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, अब फिर आते हैं 25 से कितना बार में, 5 बार में, 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और ये 4 दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, यानी 15, 12, 16, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन को भी चेक करके बना सकते थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 व्यक्ति के आयु में 36 और 50 वर्ष है, यानी पहला व्यक्ति का आयु 36, दूसरा व्यक्ति का आयु 50,
यदि n वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 होता है। n वर्ष के बाद ये 36 प्लस n वर्ष का हो जाएगा, ये 50 प्लस n वर्ष का हो जाएगा और तब उसकी आयु का जो अनुपात होता है वो 3:4 हो जाता है। तो हमें n का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं या फिर इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर आप n के बदले में 4 रखेंगे तो 36 4 40 हो जाएगा और 50 4 54 हो जाएगा। क्या 40 54 का अनुपात 3:4 होगा? नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 7 रखेंगे तो 36 7 43 हो जाएगा, 43 से तो कट ही नहीं पाएगा, ये इसको भी नहीं रख सकते हैं। 4 7 नहीं रखते। अगर 6 रखेंगे तो 36 6 42 और 50 6 56, ठीक है। तो यानी 7 6 42 7 8 56 या फिर ये 14 3 42 14 4 56, यानी 3:4 हो रहा है। यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी बाद में क्या करेंगे, ऑप्शन रख लेंगे। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 लड़कों में से 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। यानी 6 लड़का में प्रत्येक का लंबाई 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 6 मीटर 90 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे 8 में से प्रत्येक का लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है, 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब टोटल लंबाई 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। फिर शेष में यानी 8 से 14 लड़का हो गया, 20 लड़का में से 8 से 14 लड़का हो गया तो शेष बचा 6, और इस शेष का जो औसत लंबाई है वो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब टोटल लंबाई 6 मीटर 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल 20 स्टूडेंट हो गए, ये स्टूडेंट का संख्या था। यानी टोटल 20 छात्र का जो टोटल आयु आया, टोटल आयु वो कितना, सॉरी टोटल लंबाई ना, टोटल लंबाई कितना आ गया? 8 6 14 6 20 मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर में कितना, यानी 9 8 17 7 24, यानी 242 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं करना है कि ये 242 सेंटीमीटर को हम लोग फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें औसत निकालना है ना। तो अभी अगर हमें औसत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लंबाई 20 मीटर 242 सेंटीमीटर था, हम उसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा औसत लंबाई निकालने के लिए। तो अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर, और सेंटीमीटर में कितना, 20 से एक बार में कटेगा, फिर 20 से दो बार में, फिर 20 से एक बार, यानी 12.1 सेंटीमीटर। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रथम 5 आभास संख्या का औसत क्या होगा? तो यानी सबसे छोटी आभास संख्या 2, उसके बाद आभास संख्या 3, उसके बाद का आभास संख्या 5, उसके बाद का आभास संख्या 7, उसके बाद का आभास संख्या 11। 9 नहीं, 9 तो आभास संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटे। 9 1 और 9 के कटने के अलावा 3 से भी कट रहा है, इसलिए आभास संख्या नहीं है। तो ये 5 स्टार्टिंग का 5 आभास संख्या ये आ जाएगा, 2 3 5 7 11। अगर हमें औसत निकालना है तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, यानी 3 2 5 5 10 17 11 28 बटे 5, यानी 5.6। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेईमान पंसारी चावल को 10% के लाभ पे बेचता है, यानी यहाँ पे वो कितना लाभ कमा रहा है, फर्स्ट बार जो है वो 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ, ठीक है। और तौलने में जो वाट इस्तेमाल करता है वो नियत भार से 20% कम होते हैं। यानी अगर 100 kg हमें, यानी 100 ग्राम यूज करना है तो 100 ग्राम की जगह वो 80 ग्राम ही यूज कर रहा है, यानी 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही यूज कर रहा है। यहाँ से कितना लाभ कमा रहा है, 20 का लाभ कमा रहा है, कितना में, 80 ग्राम बेच के ना, यानी 80 ग्राम पे वो 20 ग्राम का लाभ कमा रहा है, गुने 100, यानी 20 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 20% कम तौलने के कारण जो उसका सेकेंड बार लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। पहला बार लाभ तो 10% वो कमा ही रहा है, और 100 ग्राम यानी 20% अगर कम तोलता है, यानी 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही तोलता है, तो वहाँ पे उसको कितना परसेंट का लाभ हो जाता है, 25% का लाभ हो जाता है। यानी जो दूसरा बार लाभ कमा रहा है वो 25% कमा रहा है। तो यानी दोनों लाभ का, यानी जो टोटल लाभ होगा, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, प्रभावी लाभ, यानी इफेक्टिव लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा, A + B + A × B बटा 100, यानी 10 + 25 + 10 × 25 बटा 100, यानी 25 10 35, तो ये हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2.5 ये हो जाएगा, यानी 25 + 2.5 यानी 37.5% उसका टोटल लाभ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपये है और इस लागत पर 5% परिवहन
खर्च का भी लिया जाता है, यानी 600 रुपये उसका लागत मूल्य है। अगर 5% परिवहन पे खर्च करता है, यानी 600 का 5% कितना होता है, यानी 600 का 5% निकालेंगे तो इसका मतलब 1/20 यानी 1/20 यानी 30। 600 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर 30 रुपया परिवहन पे खर्च करता है तो इसका मतलब टोटल जो उसका CP होगा वो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। अब क्या बोला, इससे जोड़कर यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो उस रेडियो का बिक्री मूल्य कितना होगा। अगर 630 पे वो चाहता है 15% का लाभ कमाए तो इसका 630 का 15% हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि 15% निकालने में हमें सुविधा होगा। यानी 15 या 45 और फिर 15 90 और 4 94 यानी 94.5। 15 यानी 630 का 15% कितना होता है, 94.5। अगर हम ये लाभ को इसमें जोड़ देंगे तो क्या विक्रय मूल्य आ जाएगा ना, 9 3 12 724.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 115% भी निकाल सकते हैं, यानी 630 का 115% भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसके तुलना में ये हमें ज़्यादा शॉर्ट होगा, यानी 15% निकाल कर उसको 630 में जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितना मूल्य पे बेचा जाना चाहिए ताकि उस पर 20% का लाभ मिल सके। देखिए, इसको हम लोग एक एक नियम से सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में बता रहे हैं। जब 10% का हानि होता है तो इसका मतलब आप 90% में बेच रहे हैं, और जब 90% में बेचते हैं तब विक्रय मूल्य 600 रुपया होता है, यानी 90% का वैल्यू 600, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600/90। 600/90 1% का वैल्यू। जब आप 20% का लाभ पे बेचेगा तो इसका मतलब आप 120% बेचेगा, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600/90 गुने 120 यानी 30 से 3 बार में, 30 से ये 4 बार में, फिर ये 200 बार में, यानी 4 दूना 800। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी सबसे बेस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड यही हुआ, इसमें हमें CP निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, यानी अगर हम 10% का हानि पे बेचें तो इसका हम 90% में बेच रहे हैं। जब हम 90% में बेचते हैं तब विक्रय मूल्य कितना होता है, 600 रुपया हो जाता है ना, 600 रुपया में बेचते हैं। जब हम 1% में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य 600/90, और जब हम 20% का लाभ पे बेचेंगे, जब हम 120% में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना होगा वो निकालिए, तो 800 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि पर 1.331 गुना हो जाती है तो वह ब्याज दर कितना होगा। ये तो बहुत ही सवाल है, 10% होगा, यानी 10% के दर से 3 ईयर का जो CI होता है वो 33.1 होता है, और अमाउंट जो होता है वो कितना होता है, 133.1। 133.1 तो 1.331 गुना यानी 1331 गुना कितना परसेंट पे होगा, 10% पे होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक से एक समान साधारण दर पे 500 रुपया 4 वर्ष के लिए लिया और 600 रुपया 3 वर्ष के लिए लिया। जमा करता यदि कुल 190 रुपये राशि ब्याज के रूप में मिला तो उसके ब्याज की वार्षिक दर कितना थी। अगर देखिए, इसको हम लोग बेसिक से बना, अगर 1% दर रहेगा तो 500 गुने 4 गुने, अगर 1% दर रहेगा तो यहाँ पे 20 रुपया ब्याज मिल जाएगा, और 1% दर रहेगा तो यहाँ पे 18 रुपये ब्याज मिल जाएगा। यानी जब दर 1% रहेगा तो हमें 38 रुपया ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज कितना मिल रहा है, 190 मिल रहा है, 190 मिला, तो इसका मतलब दर कितना होगा, 138, 190/38 यानी 5%, यानी जो दर होगा वो 5%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जैसे हम मान लेते हैं 1% दर रहेगा तो यहाँ पे 20 रुपया ब्याज मिलेगा और यहाँ पे 18 रुपये, इन टोटल 38 रुपये ब्याज मिलेगा ना, लेकिन ब्याज मिल रहा है 190 रुपया, तो इसका मतलब दर कितना होगा, 190/38 यानी 5% इसका दर हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट में हम लोग बना सकते हैं, या फिर बेसिक से अगर देखिएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो हम दर R मान लेते हैं, यानी R% जो हम दर मान लेते हैं, तो यानी 500 पर 4 वर्ष के लिए 8% दर से इतना ब्याज हो जाएगा। फिर ये 600 पर 3 वर्ष के लिए 8% दर से इतना ब्याज मिल जाएगा, और दोनों ब्याज मिला के 190 रुपये ब्याज। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके R का वैल्यू निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल देखें। यानी नीचे के लेखा चित्र में एक खास सप्ताह में प्रत्येक दिन मापे गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर्शाया गया, यानी प्रत्येक दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर्शाया गया है। तो वह दिन
कौन सा है जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर अधिकतम था, यानी सबसे ज़्यादा अंतर जो है अधिकतम और न्यूनतम का वो कौन सा दिन में ज़्यादा था। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में बुधवार दिया गया है, तो देख लेते हैं बुधवार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर कितना है। यानी बुधवार का न्यूनतम, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बुधवार का जो अधिकतम तापमान था वो 32.5, यानी हम लोग 33 लेकर चलें, और न्यूनतम तापमान 15, तो इसका मतलब उस दिन का जो तापमान था वो 18 डिग्री था, यानी 32.5 ले लीजिए इसको, यानी 17 डिग्री था बुधवार को, 17.5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुधवार हो गया। शनिवार को अगर हम बात करें तो शनिवार को कितना था, यानी न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 42.5 और न्यूनतम तापमान 20, यानी अगर हम इसका अंतर 20 ने 25, इसका मतलब इसका जो उस दिन का जो तापमान था वो कितना हो जाएगा, 17.5 डिग्री इसका भी आ गया, दोनों सेम आ गया। अच्छा, रविवार को देखें तो रविवार को कितना था, यानी ये 24 इसको ले लेते हैं और 39 इसको ले लेते हैं। 39 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा, ये तो 15 आएगा, ये तो इस दोनों से कम आ गया, रविवार तो नहीं होगा ऑप्शन। सोमवार को अगर देखें तो सोमवार यानी 30 और 45, ये भी 15 आ गया, ये भी नहीं होगा। ये दोनों का सेम नहीं आना चाहिए, बुधवार और शनिवार का सेम नहीं आना चाहिए, कुछ अलग अलग आना चाहिए था। देख लेते, फिर से देख लेते एक बार। अगर बुधवार का बात करें, 15 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 15 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी हमें इसे 16 लेना पड़ेगा। बुधवार को हम 15 से थोड़ा सा ऊपर यानी 16 लेना पड़ेगा। अगर हम 16 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 16.5 हो जाएगा। ये इसका 16.5 ही है, यानी शनिवार को सबसे ज़्यादा तापमान था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं वो बुधवार से थोड़ा सा ऊपर है, यानी बुधवार को ये 15 डिग्री है, उससे थोड़ा सा ऊपर था। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 200 छात्रों के समूह में चुने गए विभिन्न वर्गों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने न तो विज्ञान चुना है न तो वाणिज्य चुना है, यानी विज्ञान और वाणिज्य को छोड़कर बाकी विद्यार्थी की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि 200 में से कितना प्रतिशत छात्र जो है विज्ञान और वाणिज्य चुना। 29 विज्ञान चुना है और वाणिज्य 31 चुना है, यानी दोनों मिला के 60% छात्र जो हैं वाणिज्य और विज्ञान चुना है। तो जो बाकी 40% छात्र हैं वो इसको छोड़कर चुना होगा, यानी ना विज्ञान चुना होगा ना वाणिज्य चुना होगा 40%। तो अगर 200 का 40% अगर हम निकालें तो कितना हो जाता है 80, यानी 80 छात्र जो हैं ना तो विज्ञान चुना है ना तो वाणिज्य चुना है। आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।